नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हाजिर हैं भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा प्रस्तावित है, उस परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी विषय पर हम लोग दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ आपके बीच में, एक एक करके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड, उससे संबंधित और क्या नए प्रश्न बन सकते हैं, उस विषय पर भी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए हाजिर है, जरा देखिएगा, ये लीजिए। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी थोड़ा बड़ा है, उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर हो सकते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ तो चूंकि मैं आपके लिए खड़ा हूँ और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको बतला रहा हूँ कि क्या पूछा जा रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पेपर देते समय आपको वहाँ पर कोई आगाह करने के लिए नहीं होगा। ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जरा देखिएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। एकदम बात सही है दोस्तों। अनुच्छेद 352 में इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई है। और दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो मंत्रिमंडल शब्द है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था, इस शब्द को हमने बाद में लिखा है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में ये उल्लेखित किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा, और जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1975 में, जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया गया। और अक्सर हम लोग जानते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि वो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था दोस्तों, वो राष्ट्रीय आपातकाल प्रधानमंत्री जी ने सीधा देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को टेलीफोन किया, और उस टेलीफोनिक मैसेज को ही उन्होंने मंत्री परिषद की अनुशंसा मानते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रीय आपातकाल में किस तरह से देश की परिस्थितियाँ रही, किस तरह से उसका दुरुपयोग हुआ, ये आप लोग जानते हैं। इन सब वजह से 1978 में 44वां संशोधन हुआ, हालांकि लागू 79 में हुआ था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और बाकायदा अनुच्छेद 352 में ये शब्द लिखा कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही लगाया जा सकता है। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई नहीं थी। दोस्तों चूंकि हम लोग मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल शब्द की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको और भी बता देता हूँ। अनुच्छेद 352 के अलावा मंत्रिमंडल जैसा शब्द कहीं और लिखा हुआ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा प्रश्न बन सकता है, और वो बात दोस्तों क्या है, वो बात है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द परिभाषित भी हुआ है। अनुच्छेद 352 में साफ लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है। वहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अच्छा एक बात और बताएं आपको, या मंत्रिमंडल की जगह अगर मंत्री परिषद लिखा हुआ होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे फ़र्क पड़ता है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में फ़र्क पड़ता है। मंत्री परिषद मतलब सभी प्रकार के मंत्री, और मंत्रिमंडल मतलब केवल कैबिनेट मंत्री। दैट्स वाई दोस्तों मंत्रिमंडल लिखा हुआ है, और ये बात एकदम सही है, इसलिए स्टेटमेंट सही। एंड व्हाट अबाउट नंबर 2 और बी? आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यस, बहुत अच्छी शब्दावली लिखी हुई दोस्तों। अनुच्छेद 352 को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाता है तो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर संसद से हमको अनुमति प्राप्त करनी होती है। और एक बार संसद की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो ये 6 महीने तक जारी रहता है। दोस्तों ये क्या कह रहा है? प्रत्येक 6 माह। यस दोस्तों,
अगर हर 6 माह में संसद से अगर हम लोग अनुमोदन लेते रहे तो राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित समय तक लगाया जा सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की कोई अधिकतम अवधि नहीं है, इसको अनिश्चित समय तक लगाया जा सकता है, लेकिन आपको हर 6 महीने में संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा, ऐसा अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है। दैट्स वाई ये दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तीसरा, आपात की उद्घोषणा की अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों याद रखिएगा, पहले कुछ प्रश्नों पर जब चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब विधेयक, संकल्प, कोई प्रस्ताव वगैरह आते हैं तो कौन से प्रस्ताव के लिए हमको कितना बहुमत चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। दोस्तों सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत केवल और केवल एक ही काम के लिए चाहिए, और वह है राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया गया महाभियोग। अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया दोस्तों, तब आपको सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। दोस्तों अनुच्छेद 352 को अगर हम लोग ढंग से पढ़ते हैं तो वह साफ लिखा हुआ है कि संसद का अनुमोदन अगर हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो सदन की कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत होना चाहिए, और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। दोस्तों आप कहेंगे 2/3 तो लिखा हुआ है। अरे दोस्तों 2/3 किसका लिखा हुआ है? कुल सदस्य संख्या का 2/3। कुल सदस्य संख्या का 2/3 नहीं, लिखा हुआ है कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इसलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। अपना प्रश्न भी तो यही है कि कौन सा सही नहीं है, तो देखा जाए तो अपना तो आंसर यहीं पर मिल गया है, सी इसका आंसर हो गया, लेकिन फिर भी डी जरूर देखिएगा है क्या। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। क्या विकल्प दिया है दोस्तों, मजा आ गया, बड़ा जबरदस्त विकल्प है ये। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कई तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो कौन कौन से तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति ने ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जो घोषणा की है, उस घोषणा को वो कभी भी वापस ले सकते हैं, समाप्त हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है कि यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य अगर लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति के समक्ष अगर प्रस्ताव लेकर आते हैं तो ऐसी स्थिति में सदन की बैठक बुलाई जाती है, और उस सदन की बैठक में अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल एक तीसरा तरीका भी है समाप्त करने का, वो क्या है? संसद अनुमोदन करे नहीं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया और कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 352 कहता है कि लगाने पर 1 महीने के भीतर आपको संसद का अनुमोदन लेना होगा। 1 महीने में आप अनुमोदन ले नहीं पाए, राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा दोस्तों? समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से मैंने डी विकल्प पे चर्चा की, तो जरा देखिएगा क्या कह रहा है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यस, संसद की स्वीकृति के बिना भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है? सो सी सही नहीं है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी। बहुत अच्छा प्रश्न है सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जरा देखिएगा। वाह, इसको पढ़ें आप। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय आवश्यक रूप से उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। कितना बढ़िया विकल्प दे रखा है दोस्तों।
दोस्तों, ये जो विकल्प दे रखे हैं उस विकल्पों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ बात आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इस बात का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इस बात का उल्लेख करता है। और अगर आर्टिकल 75 को अगर आप डिटेल में देखें दोस्तों, तो उसमें मंत्रियों की क्या क्वालिफिकेशन है इस बात का भी उल्लेख करता है। अगर आप आर्टिकल 75 को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर आप संसद के सदस्य नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपको 6 माह में, जिस दिन आप पद ग्रहण करते हो उसके 6 माह के भीतर भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना होगा। ऐसा दोस्तों आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। मैंने ये बात आपके सामने क्यों रखी है दोस्तों? मैंने ये बात आपके सामने इसलिए रखी है कि एक बात पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, that it should be very clear that there is no clear-cut provision related to qualification for the office of the Prime Minister in the Constitution of the India. भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी प्रधानमंत्री पद की योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। It should be very clear, एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए दोस्तों। एक बात तो आप मुझसे कहेंगे, क्या फिर राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना देगा क्या? क्या अमेरिका के नागरिक को भी प्रधानमंत्री बना देगा क्या? आप जैसा कह रहे हैं उससे तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे, आप मुझसे ऐसा कहेंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर खुद एक मिनिस्टर होता है। वापस सुनिएगा, प्रधानमंत्री खुद एक मंत्री होता है। इस वजह से जो मंत्री बनने के लिए योग्यताएं हैं, वही योग्यताएं प्रधानमंत्री पद पर भी लागू होती है। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट टाइम आंसर होगा कि जो मिनिस्टर के लिए क्वालिफिकेशन है, वही क्वालिफिकेशन दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए भी है। यस, और मंत्री के लिए क्या? ही शुड बी, ही और शी शुड बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और अगर नहीं है तो 6 महीने में संसद के किसी भी हाउस का सदस्य बन जाएगी, किसी भी हाउस का, नॉट नेसेसरी दैट लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी नहीं है। वो राज्यसभा का मेंबर हो सकते हैं, वो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, किसी भी हाउस के। इंदिरा गांधी वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे और 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। इवन एच डी देवगौड़ा साहब। सो दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए सदन का सदस्य होना चाहिए, कोई भी सदन हो सकता है, और अगर नहीं है तो उन्हें 6 माह में सदस्य होना होगा किसी भी सदन का। अब देखिए जरा इसको, तो ये बात तो गलत हो गई कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। फिर ये देखिए, यहाँ तक तो ठीक लिखा कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों का में से एक का आवश्यक रूप से मेंबर हो, लेकिन 6 माह के अंदर उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये गलत दोस्तों, ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर लोकसभा लिख दिया, इसलिए ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, जी नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। फिर चौथा देखिए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से मेंबर हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यस दोस्तों, ये स्टेटमेंट राइट है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है डी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, लगी बात मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा जो प्रधानमंत्री का जो पद है, उनकी कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित नहीं है, और मंत्री वाली क्वालिफिकेशन ही उनके ऊपर लागू होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, प्रधानमंत्री की शपथ का भी तो उल्लेख नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो मंत्री जो शपथ लेता है, जो शपथ का जो प्रारूप होता है, वही प्रधानमंत्री का होता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ
कि सिविल सर्विस जैसे पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे वाद से संबंधित। आपको 15-20 वाद कम से कम मालूम होने चाहिए। 3 वादों का यहाँ पर उल्लेख है। शंकरी प्रसाद वाद, केशवानंद भारती वाद, मिनर्वा मिल्स वाद। प्रश्न क्या पूछा? कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा या कौन से, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। थोड़ी सी कहानी जान लें दोस्तों, वाद क्या है ये देख लें। दोस्तों याद कीजिएगा, भारत का संविधान लागू हुआ ही था, आम चुनाव होने बाकी थे, इंटरिम पार्लियामेंट काम कर रही थी, अंतरिम संसद काम कर रही थी, और हमारे देश के उस समय के जो प्रधानमंत्री है पंडित नेहरू जी, उनकी सरकार ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने संविधान में प्रथम संशोधन किया। क्यों किया? 2-3 कारण थे। एक कारण था भूमि सुधार। लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए प्रथम संशोधन किया गया था। प्रथम संशोधन के और भी कारण थे। एक बड़ा कारण यह भी था, शिक्षण संस्थानों में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी थी। इस हेतु भी प्रथम संशोधन किया गया। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा जोड़ी गई। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दे रखी है, उन स्वतंत्रताओं पर कानून व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, यदि लोक व्यवस्था को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके आधार पर उन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने का भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। इस वजह से भी प्रथम संशोधन किया गया। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ये जो भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर किया गया, अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। दोस्तों, इस प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनी थी। चैलेंज किस आधार पर किया गया? 2-3 आधार पर। एक, अभी भारत में संसद बनी नहीं है नए संविधान के तहत, इंटरिम पार्लियामेंट काम कर रही है और इंटरिम पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ये एक तो आधार ये था। दूसरा, न्यायपालिका के दायरे से आप कुछ कानूनों को बाहर कैसे कर सकते हो? ये तो संविधान की जो मूलभूत जो बातें हैं उनका उल्लंघन है। तीसरा, लोगों के मौलिक अधिकारों में आप कमी कैसे कर सकते हो? क्योंकि 31A और 31B को अगर आप दोस्तों देखेंगे, जो प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़े गए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं जिनको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इन सब आधार पर शंकरी प्रसाद मामले में चैलेंज किया गया। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो संविधान में संशोधन करने की पावर रखेगी, वो सारी पावर इंटरिम पार्लियामेंट को भी है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, उसमें कमी कर सकती है। तो शंकरी प्रसाद वाले मामले में ये बात कही। शंकरी प्रसाद वाद, संसद किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है, एकदम बात दोस्तों सही है। फिर आता है वाद दोस्तों केशवानंद भारती वाद। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ईडर केरल में एक जगह है, वहाँ के मठाधीश केशवानंद भारती जी, अभी कुछ दिनों पहले उनका निधन भी हो गया। केशवानंद भारती वाला जो मामला है, उसमें कई सारे संविधान संशोधनों को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, इन सबको चैलेंज किया गया। और चैलेंज करने का आधार क्या था दोस्तों? केशवानंद भारती एक जो व्यक्ति, जो मठाधीश हैं, जिनका अभी निधन हुआ है, इन्होंने कहा कि मठ जो है भूमि सुधारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन्हें अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 दो की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है,
उनके तहत मठों को छूट दी गई है, वो कितनी भी जमीन अपने पास रख सकते हैं। जबकि सरकार का तर्क ये था कि नहीं, चाहे मठ हो चाहे कोई अन्य निजी संपत्ति हो, किसी भी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है, ये एक लिमिट तय कर दी गई। इस वजह से मठ भी भूमि सुधार कानूनों की चपेट में आ गए, मठों की भूमि छीन ली गई। केशवानंद भारती ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों, इसी दौरान 24वां संशोधन हुआ। 24वें संशोधन ने तो संविधान में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 13(4) नाम की धारा जोड़ दी, और 13(4) नाम की धारा जोड़कर क्या लिख दिया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत यदि कोई संविधान में संशोधन होता है तो उसे विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा, ये जोड़ दिया गया। फिर 25वें संशोधन के द्वारा 31C नाम का अनुच्छेद जोड़कर कुछ नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी। फिर 26वें संशोधन के द्वारा राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। तो ये सब बातें केशवानंद भारती वाद में चैलेंज की गई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने जजमेंट दिया। जजमेंट 7-6 से आया, यानी 7 एक तरफ थे, 6 एक तरफ थे। और जजमेंट क्या आया? जजमेंट आया कि सारे संविधान संशोधन जो किए गए हैं वो एकदम सही है। संसद को संविधान के हर भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये केशवानंद भारती वाले मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा। तो मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना एक ही बात है, इसलिए ये बात एकदम सही है। नंबर 3, मिनर्वा मिल्स वाद। दोस्तों, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1980 की बात है। इसमें कई सारे अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, खासकर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जिस तरह से अनुच्छेद 31C में अमेंडमेंट करके सभी नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर जो प्राथमिकता दी गई उसे चैलेंज किया गया। मिनर्वा मिल्स वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये क्या लड़ाई है भाई? मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में कौन बड़ा कौन छोटा? कभी आप 25वां संशोधन करके 31C जोड़ दो, फिर 42वां संशोधन करके आप उसमें और करके सभी नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता देते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और ना केवल पूरक है बल्कि इनकी ये जो सामंजस्य है, इनकी ये जो पूरकता है, वो संविधान की आधारभूत संरचना है। तो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के मध्य संतुलन, ये बात एकदम सही है। प्रश्न क्या है, कौन सा सही है? तीनों ही सही है दोस्तों, डी, एकदम तीनों ही सही है। दोस्तों, बड़ा अच्छा सा प्रश्न एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको जरा देखिएगा आप। मान के चल रहे हैं कि अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दे रखी है उस पर एक प्रश्न बनेगा दोस्तों, और बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषय पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल द्वारा सहमति आवश्यक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या क्या उल्लेखित करता है, पहले मैं ये बता देता हूँ। नंबर 1, संविधान में संशोधन किस तरीके से होगा इस बात का उल्लेख करता है। संविधान में संशोधन 2 तरीकों से होगा, इस बात का उल्लेख करता है। नंबर 2, संविधान में संशोधन करने की जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, वो संसद के पास है, इस बात का उल्लेख करता है। एंड नंबर 3 एंड लास्ट, संविधान संशोधन विधेयक जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत पारित किए जाए, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जब आएंगे तो राष्ट्रपति इन पर अपनी स्वीकृति देगा, इस बात का भी उल्लेख करता है अनुच्छेद 368 दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 368 को अगर आप ढंग से देखें दोस्तों तो उसमें साफ साफ एक बात और लिखी हुई है
संविधान संशोधन के जो दो तरीके हैं उनमें जो दूसरा तरीका है विशेष बहुमत प्लस भारत के आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन, तो आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन कहाँ कहाँ चाहिए, इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 368 में है दोस्तों। और कहाँ कहाँ चाहिए? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि अनुच्छेद 55, केंद्र सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी बातें, उनके जुरिस्डिक्शन, उनके पावर, उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की विधि, उनकी सैलरीज, उनके संदर्भ में उनकी जो स्वतंत्रता के लिए जो प्रावधान किए गए वो सब कुछ आएगा। अगर इनमें आप परिवर्तन करना चाहते हो तो आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा करती है, उसमें भी अगर आप परिवर्तन करोगे तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है वो और स्वयं अनुच्छेद 368, इन सब में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो दोस्तों तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 368 में लिखा, बस इतना ही लिखा हुआ है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। एक बात। दूसरा दोस्तों, आधे राज्य जब मैं बोलता हूँ तो दिल्ली और पुडुचेरी भी उसमें शामिल हैं, यानी भारत के 28 राज्य प्लस दिल्ली व पुडुचेरी, यानी 2 हो गए 30 में से 15 राज्यों का अपनों को अनुमोदन चाहिए, 16 का नहीं। 16 का होता तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन राज्यों से जब अनुमोदन लिया जाता है तो कोई राज्य अनुमोदन देने से इनकार भी कर सकता है, पावर है राज्यों के पास। जब आपसे हाँ ली जाती है तो आपको ना करने का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक यही बात अनुच्छेद 368 के संदर्भ में भी लागू होती है। जरा देखें, संविधान के संघीय प्रावधान जो फेडरल प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अगर आप संशोधन करना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा अनुमोदन। संघीय प्रावधान मतलब 7वीं अनुसूची, केंद्र राज्यों के बीच में विषय का बंटवारा, यानी राज्यों से अनुमोदन लेना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकार, ऑब्वियसली दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, पावर, उनकी स्वतंत्रता, इन सब के बारे में ये भी सही। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यस, अनुच्छेद 368 खुद में अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हो आपको राज्यों से अनुमोदन लेना होगा, ये भी सही। नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन, दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, राज्य के नाम में और सीमाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। और दोस्तों अगर अनुच्छेद 4 अगर हम देखते हैं तो वह साफ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो परिवर्तन किए जाते हैं उन परिवर्तनों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं है, आवश्यक है तो ए, बी और सी, और ए, बी और सी जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप मुझसे यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर नए राज्यों का गठन और ये सब कैसे होता है, तो मैंने कहा सामान्य बहुमत से होता है। संविधान में संशोधन तो हो रहा है लेकिन दोस्तों सामान्य बहुमत से हो रहा है। इसी प्रकार से अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना हो, तो वो भी दोस्तों सामान्य बहुमत से होता है। उसके लिए भी अपने को अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर आपने देख ही लिया दोस्तों, ए, बी और सी यहाँ पर सही आंसर है। नया प्रश्न देखिएगा, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है? सही है पूछ रहा है, पढ़े। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति यानी उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इज इट राइट? नो दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट।
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कहा, कहने का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के मेंबर ही चुनते हैं और वो भी इलेक्टेड। ये गलत है दोस्तों, खत्म बात। व्हाट अबाउट टू, व्हाट अबाउट सेकंड? राज्यसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। दोस्तों पहली बात तो संयुक्त अधिवेशन जैसा कोई भी शब्द भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आज के दिन उल्लेखित नहीं है। आर्टिकल 108 जो है वहाँ पर संयुक्त बैठक शब्द का उल्लेख कर रखा है। संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन नहीं लिखा हुआ है, जॉइंट सीटिंग है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 118 ये कहता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण वही है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वे लोग भाग नहीं लेते। दूसरी बात दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नाउ व्हाट अबाउट डी? संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार है, किंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। यस, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होते हैं। दोस्तों ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर है डी। इस प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों? डी है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा डिटेल में है, लेकिन हमको पढ़ना चाहिए। यस दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि सर अनुच्छेद तो दोस्तों याद होने चाहिए, अनुच्छेद तो पता भी होने चाहिए। क्या पता कब कौन सा प्रश्न बन जाए। ये प्रश्न राज्यपाल के संदर्भ में है। 4 अनुच्छेद दे रखे हैं, आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 155 प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर का उल्लेख करता है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ऐसा अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का तो उल्लेख है अनुच्छेद 155 में। एंड 156 जो है वो राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख करता है। क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों 156 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। दोनों बातें लिखी हुई, दोनों बातें अगर आ जाए तो प्रसाद पर्यंत को प्राथमिकता देनी है। तो 156 जो है ये पदावधि का उल्लेख करता है। 157 राज्यपाल पद की क्वालिफिकेशन का उल्लेख करता है। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल की क्वालिफिकेशन कितनी है? देयर इज 2 क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, और दैट इज इन आर्टिकल 157। And according to Article 157, if you want to be governor in the state, then firstly you should be citizen of the India, and your age should be minimum 35 years old. आप 35 वर्ष के होने चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। There is only 2 qualification for the office of the governor in the Constitution of the India. Yes दोस्तों, that is in Article 157. तो 157 योग्यता का उल्लेख करता है। And what about Article 159? Obviously 159 जो है वो शपथ का उल्लेख करता है। राज्यपाल आप लोग जानते हैं दोस्तों संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। राज्यपाल राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं, ऐसा आर्टिकल 159 में लिखा हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि शपथ जो है शेड्यूल में नहीं दे रखी है, शेड्यूल जो 3rd है उसमें नहीं दे रखा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ उनसे संबंधित अनुच्छेदों में दे रखी है। तो मिला लें थोड़ा सा, 157 में योग्यता यानी 3,
155 में नियुक्ति यानी 4, 156 में कार्यकाल यानी 1 और 159 में शपथ यानी 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहां आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखें। कौन सा सही नहीं है? दोस्तों देखिए, एक प्रॉब्लम है पेपर सॉल्व में, एक प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूं तो मैं आपको पहले से आगाह कर लेता हूं कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में बताने वाला कोई नहीं होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जरा देखिएगा, प्रश्न जो है दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में है, एकदम बात सही है। अनुच्छेद 51A में है, एकदम बात सही है। हम लोग जानते हैं कि ये बात एकदम सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। एक बात ये सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये बात गलत है दोस्तों। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे पहली बार 42वें संशोधन के द्वारा, उस समय इनकी संख्या 10 थी। तो ये स्टेटमेंट गलत। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। यस, सरदार स्वर्ण सिंह कांग्रेस के एक नेता थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उसमें बहुत सारे कांग्रेस के जो लोग जुड़े हुए जो लोग थे वो उसमें मेंबर थे, और इसी समिति की सिफारिश पर पूरा का पूरा 42वां संशोधन हुआ। इस समिति ने जब सिफारिश की दोस्तों, तो उन्होंने 8 कर्तव्यों की। ये बात एकदम सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो रूस से ही लिया गया है। ये बात एकदम सही है। तो फिर गलत क्या है? प्रश्न पूछा कौन सा सही नहीं है, तो बी जो दोस्तों हैं वो सही नहीं है। नया प्रश्न आपके लिए हाजिर है दोस्तों। जरा देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो प्रश्न है CAG के बारे में है। मान के चल रहे हैं कि एक प्रश्न CAG के बारे में आएगा, एक प्रश्न अटॉर्नी जनरल के बारे में आएगा ही आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्या प्रश्न है दोस्तों? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन व सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उपबंध संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। यस, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, CAG हैं, इनको वेतन कितना मिलेगा, इन सब बातों का उल्लेख शेड्यूल 2 में है। राष्ट्रपति का वेतन है, उपराष्ट्रपति को तो कोई वेतन मिलता नहीं है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है। व्हाट अबाउट द सैलरी ऑफ द स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उनकी क्या वेतन होंगे, राज्यपाल का क्या वेतन होगा, इन सब का उल्लेख शेड्यूल 2 में है। ये बात एकदम दोस्तों सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड, CAG के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। एकदम सही है दोस्तों। CAG का ऑफिस जो है उसमें जितना भी जो प्रशासनिक खर्चा आता है वो भारत सरकार का व्यय है और भारित है। भारित को अंग्रेजी में चार्ज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज्ड। और दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भारित व्यय ऐसा व्यय कहलाता है जिस पर संसद में बहस कर सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं होती, वो भारित व्यय होता है। तो CAG का ये जो वेतन है, ये जो प्रशासनिक खर्चा है, ये भारित व्यय है। ये एकदम बात सही है। तथा इस पर संसद में मतदान होता है। दोस्तों ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया है। चार्ज एक्सपेंडिचर पर संसद में कभी भी मतदान नहीं होता है, बहस हो सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो प्रश्न क्या है? फिर विचार करना और कौन सा सही है ये पता करना है। केवल एक सही है, ए इज राइट आंसर हियर। केवल एक सही है, केवल एक सही। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना, CAG भारत का वो पदाधिकारी है, संवैधानिक
पद है, अनुच्छेद 148 से लगाकर अनुच्छेद 151 तक इस पद का उल्लेख है। और सीएजी जो काम करता है वो भारत सरकार की ऑडिटिंग का काम करता है, भारत सरकार की अकाउंटिंग का काम सीएजी नहीं करता है। आप लोग जानते हैं भारत सरकार की अकाउंटिंग का काम सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करता है, लेकिन ये सीएजी भारत सरकार की ऑडिटिंग करता है, लेकिन राज्य सरकारों की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। संविधान के अनुच्छेद 230 सिंपल सा प्रश्न है मेरे हिसाब से, डायरेक्ट प्रश्न है। कभी कभी जब मैं अनुच्छेद याद रखने का जब कहता हूँ तो उसके पीछे कारण ये है। संविधान के अनुच्छेद 230 के अंतर्गत किसी हाईकोर्ट का विस्तार यूनियन टेरिटरी के लिए किया जा सकता है। ये शक्ति किसको प्राप्त है? दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे दमन दीव और जो दादर नगर हवेली है जो आजकल एक ही है, इनका जो हाईकोर्ट है अलग से हाईकोर्ट नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ही है इनका हाईकोर्ट। ठीक इसी प्रकार से चंडीगढ़ का जो है अलग से हाईकोर्ट नहीं है, जो पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है चंडीगढ़, वही हाईकोर्ट चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का ही है। अब बात को समझ रहे हैं ना? जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये तो दोनों संघ शासित प्रदेश है और इनका एक जॉइंट हाईकोर्ट है श्रीनगर। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार का जो हाईकोर्ट है वो कलकत्ता हाईकोर्ट है पश्चिम बंगाल के साथ में। तो प्रश्न दोस्तों यही है कि संघ शासित प्रदेश के साथ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 230 ये कहता है कि ये पावर भारत की संसद को है, अर्थात संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य के हाईकोर्ट का एक्सटेंशन जो है वो यूनियन टेरिटरी के लिए कर सकती है, संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 231 भी बता देता हूँ साथ साथ में। अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जॉइंट हाईकोर्ट बना सकती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इनका हाईकोर्ट, आसाम का हाईकोर्ट जो है गुवाहाटी है, जॉइंट है। महाराष्ट्र और गोवा का जॉइंट हाईकोर्ट है बॉम्बे, पंजाब और हरियाणा का जॉइंट हाईकोर्ट है चंडीगढ़। बात को समझ रहे हैं ना? तो ये पावर अनुच्छेद 231 के तहत संसद को है और सेम पावर संघ शासित प्रदेशों के लिए अनुच्छेद 230 के तहत भी संसद को है। दोस्तों ये मैं कहना चाह रहा हूं, तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखें आप। राष्ट्रपति संसद का अंग है, सब जानते हैं राष्ट्रपति संसद का अंग है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? यस, इन आर्टिकल 79 ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न है वाई, और ये बड़ा वाई है। क्यों? राष्ट्रपति संसद का अंग इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि संसद का काम है कानूनों का निर्माण करना, और कोई भी कानून बनने से पहले जिस अवस्था में होता है उसे हम लोग बिल कहते हैं, और बिल कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। इस वजह से राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। और भी कई सारे कारण है, लेकिन मोटा कारण ये है। प्रश्न में आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है। कथन सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं, इसलिए इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर ए है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का अंग इसी वजह से है। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? दोस्तों आर्टिकल 169 विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और विधान परिषद की समाप्ति यानी अबॉलिशन यानी उत्सादन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, और आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख करता है। अगर आप अनुच्छेद 171 को देखेंगे दोस्तों तो आपको मालूम पड़ेगा कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 40। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, ऐसा अनुच्छेद 171 में लिखा हुआ है। दोस्तों अनुच्छेद 171 को और डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि विधान परिषद में सदस्य कैसे लिए जाएंगे, और उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि विधान परिषद के 1/6 जो सदस्य हैं दोस्तों वो
राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन के विशेषज्ञ होते हैं। देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग मेंबर्स? जो अन्य बाकी वाले जो सदस्य उनके बारे में क्या? वो सब इलेक्टेड होते हैं। आप मुझसे कहेंगे क्या हम चुनते हैं? हम नहीं चुनते हैं। उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप लोग जानते हैं 1/3 सदस्य जो हैं उनका चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। 1/12 सदस्यों का चुनाव माध्यमिक स्तर के जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो करते हैं। 1/12 सदस्यों का जो चुनाव है वो स्नातक करते हैं। इस प्रकार का पूरा सिस्टम अनुच्छेद 171 में दोस्तों बता रखा है। तो ये पूछ रहा है कितने सदस्यों का चुनाव होता है। तो दोस्तों 1/6 सदस्य तो मनोनीत हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 1/6 को निकाल दीजिए तो पीछे बचता है 5/6 और ये 5/6 है इनका दोस्तों चुनाव होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, हालांकि सिंपल प्रश्न कह सकते हैं, इसलिए दोस्तों इसका आंसर ए है। राइट। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? यस, सही सुमिलित नहीं है। 4 मोशन दे रखे हैं। पहला कॉलिंग अटेंशन है, फिर एडजॉर्नमेंट मोशन है, फिर प्रिविलेज मोशन है, फिर कट मोशन है। ये 4 मोशन है और 4 मोशन का अर्थ लिखा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए जरा दोस्तों, कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन ध्यान आकर्षण कहते हैं। संसद के अगर किसी मुद्दे पर कोई बहस चल रही है, किसी विषय पर कोई चर्चा चल रही है, तो जो चर्चा चल रही है उस चर्चा को रोककर पर्टिकुलर मंत्री का ध्यान किसी एक विषय पर आकर्षित किया जाए, तो इस हेतु कॉलिंग अटेंशन मोशन लाते हैं। ये बात एकदम सही है कि मंत्री का ध्यान तात्कालिक लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना एकदम सही है दोस्तों। और अपने को क्या पता करना है कौन सा सही नहीं है। दूसरा है एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, जिसे हम लोग काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। समय से पूर्व सदन को स्थगित करना समय से पूर्व सदन को स्थगित करने के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं होता है। काम रोको प्रस्ताव या एडजॉर्नमेंट मोशन दोस्तों, संसद में जो बहस चल रही है, किसी विषय पर चर्चा चल रही है, उस चर्चा को रोककर पूरे सदन का ध्यान किसी एक मुद्दे की ओर आकर्षित करने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं। कॉलिंग अटेंशन और एडजॉर्नमेंट यही तो फर्क है। कॉलिंग अटेंशन में पर्टिकुलर मंत्री का ध्यान है और एडजॉर्नमेंट में पूरे सदन का ध्यान है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। अपने को पूछा ये कौन सा सही नहीं है, तो आंसर तो आ गया, फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, विशेषाधिकार प्रस्ताव, लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान मंत्री के गलत अधूरे उत्तर की तरफ आकर्षित करना। यस, मंत्री जी यदि सदन में कोई गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई गलत तथ्य रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है कि भाई हमारे सदन का जो विशेषाधिकार है उसका हनन किया है। एकदम बात सही है। कट मोशन, बजट में जो सरकार ने जो मांग रखी है उसमें कटौती हेतु लाया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं। सांकेतिक कटौती, टोकन कर जिसे कहते हैं, मांगे गए धन में 100 रुपए की कमी करना। एक होता है मितव्ययता कटौती, मांगे गए धन में कुछ मात्रा में कमी करना। एक होता है पॉलिसी कट, मांगे गए धन के स्थान पर केवल 1 रुपया देना। तो इस प्रकार के ये कटौती प्रस्ताव होते हैं। तो ये बात भी एकदम सही है। प्रश्न अपना है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो गया दोस्तों बी, जो सही नहीं है। हाँ, प्रस्तावना पर कोई प्रश्न नहीं आया, जबकि मान के चल रहे हैं कि प्रस्तावना पर एक प्रश्न आएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। ये संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान का स्रोत क्या है, इसको स्पष्ट करती है। संविधान कब लागू हुआ, इसको स्पष्ट करती है। संविधान के अधिनियमित होने की तिथि को स्पष्ट करती है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे संविधान के स्रोत को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना ये भी स्पष्ट करती है कि भारत में सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च कौन है। तो प्रस्तावना संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसको ध्यान रखें। यहाँ प्रश्न है, इनको क्रमानुसार लिखना है।
ये जो शब्द लिखे हुए हैं, समता यानी इक्विटी, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी एंड न्याय यानी जस्टिस। दोस्तों, अगर आप प्रस्तावना को देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने हेतु तथा देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी न्याय पहले आता है दोस्तों। आगे क्या लिखा? तथा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बाद में आती है, यानी 4 नंबर पहले आएगा, इसके बाद में 2 आएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? अवसर तथा प्रतिष्ठा की समता, यानी इसके बाद में 1 आएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? बंधुत्व तथा व्यक्ति की गरिमा। यानी ये जो 4 शब्द लिखे हुए, इन 4 शब्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लास्ट में जो शब्द आता है वो बंधुत्व है। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, बी ऑप्शन। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जो है वो है बी। तो थोड़ा ध्यान रखना, प्रस्तावना में अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। यस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि कर सकती है? दोस्तों, अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट के अपीलेंट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 132 में साफ साफ लिखा हुआ है कि फौजदारी, दीवानी मामले तथा ऐसे मामले जिसमें संविधान का सारवान कोई प्रश्न निहित हो, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो आर्टिकल 132 इज रिलेटेड टू अपीलेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ 3 प्रकार की अपीलों का उल्लेख है। दीवानी मामले, सिविल कहते हैं जिसको, फौजदारी, क्रिमिनल कहते हैं, और ऐसा कोई प्रश्न जो संविधान का सारवान प्रश्न हो, 132। व्हाट अबाउट 134? 134 पर्टिकुलर फौजदारी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से अपील की जाती है उस बात का उल्लेख करता है। 133 जो है दीवानी मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में जो की जाती है उसका उल्लेख करता है। तो 134 आप लिख सकते हैं, आपराधिक या फौजदारी मामले। अनुच्छेद 138, यस, अनुच्छेद 138 संसद को इस बात का पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वृद्धि कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखा है 132, 133, 34, 35, 36, इवन 37, उसमें जो दे रखा है, उसके अलावा भी अगर उनके जुरिस्डिक्शन में वृद्धि करनी है तो अनुच्छेद 138 अधिकारिता में वृद्धि करने की पावर जो है संसद को देता है। दोस्तों, अपना प्रश्न भी तो यही है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? तो इसका सही आंसर है सी, यस। और अनुच्छेद 143 आप लोग जानते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात करता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, जिसे हम लोग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। तो अपने इस प्रश्न का हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? सी। दोस्तों, एक प्रश्न और है जिसको देख सकते हैं आप। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। अगर आप पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 वर्ष है, ये ऐसा कह रहा है। अभी अपने को देखना है इसमें कितनी सत्यता है। नंबर 2 लिखा हुआ है, पंचायत के समय से पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। क्या कह रहा है? पंचायत के समय से पूर्व भंग होने। दोस्तों, अगर हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई, कैपिटल वाला ई देखेंगे तो उसमें टेन्योर या ड्यूरेशन जो पंचायत की है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 243 ई में साफ लिखा हुआ है कि पंचायत राज संस्थाएं जो होगी उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा।
और दोस्तों उसमें ये भी लिखा हुआ है कि समय से पूर्व यदि पंचायत में कोई स्थान रिक्त हो जाता है, भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नए चुनाव 6 माह के लिए करवाने होंगे, 6 माह के अंदर अंदर करवाने होंगे। और वो जो चुनाव करवाए जाएंगे वो शेष अवधि, अवशिष्ट समय का मतलब दोस्तों यहाँ होता है शेष अवधि के लिए। यस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, अनुच्छेद 243E में ऐसा लिखा हुआ है। शेष अवधि के लिए चुनाव करवाए जाएंगे, पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं है। लोकसभा अपने निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाए, विधानसभा अपने निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाए दोस्तों, तो उनके चुनाव हमेशा पूरे 5 वर्ष के लिए करवाए जाते हैं, नए 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है निर्धारित कार्यकाल से पूर्व, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, नए चुनाव पूरे 5 वर्षों के लिए। लेकिन दोस्तों पंचायत राज संस्था में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, इनका स्थान अगर रिक्त हो जाता है, ये भंग हो जाती है, तो नए चुनाव शेष अवधि के लिए करवाने होते हैं, 6 माह में करवाने होते हैं, ऐसा अनुच्छेद 243E में लिखा। इसलिए ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। इसके बारे में क्या है, न्यूनतम आयु या पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। अगर दोस्तों ढंग से मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एकदम बात क्लियर कर देता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 243F, कैपिटल F है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का उल्लेख है। कौन पंचायत राज संस्थाओं का सदस्य बनने के अयोग्य होगा, इस बात का उल्लेख है। देखिए दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत राज संस्थाएं, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। इसलिए उस विषय पर कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई है। कई सारे काम जो है राज्य विधानमंडल पे छोड़े गए, लेकिन कुछ बातें हमारे संविधान में संशोधन करके लिखी गई है। उनमें से एक बात ये भी लिखी हुई है कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होगी, डिसक्वालिफिकेशन वगैरह क्या होगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष होगी। वहां साफ लिखा कि 25 वर्ष का प्रावधान मत कर देना, मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243F, if you want to contest the election of the पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, then you should have, आपके पास 21 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए। तो ये 25 वर्ष वाली जो बात लिखी हुई दोस्तों वो एकदम गलत है। अपने से प्रश्न क्या पूछा, कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें तो कथन नंबर 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो पंचायत राज संस्था पर मान के चल रहे हैं, एक आध प्रश्न जरूर बनेगा अलग अलग टॉपिक पर।